प्यारे साथियों, नमस्कार। मंथन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उन सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है जो इस समय अध्यापक वर्ग की तैयारी कर रहे हैं। चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, चाहे आप मध्य प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, बिहार, किसी भी स्टेट पे होंगे, आप अध्यापक वर्ग की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल जो है आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में 100% आपका सहयोगी होगा। मित्रों, आज तक जो आपने देखा, विशेष आपने यही देखा है कि जैसे कि मैं जो आज टॉपिक लेके आ रहा हूँ वो लेके आ रहा हूँ जीन प्याजे। और मैक्सिमम आपने देखा होगा कि जीन प्याजे लोगों ने 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट में जीन प्याजे के टॉपिक को कंप्लीट कर दिया। तो मित्रों, जीन प्याजे अपने आप में एक इतना बड़ा टॉपिक है जो इतनी जल्दी कंप्लीट नहीं होता। तो मेरी कोशिश यह है कि मैं आपको इस जीन प्याजे के टॉपिक को इतने डिटेल से पढ़ाऊं कि इससे आया हुआ एक भी प्रश्न आपसे मिस ना हो। और इसके लिए मैं पहले जीन प्याजे की कम से कम 10 से 15 वीडियो बना के आपको दूंगा रेगुलर कंटिन्यू, जिससे आप में क्वेश्चंस भी होंगे और उनके हर पॉइंट होंगे, जिससे कि आपको ये समझ में आए कि निश्चित तौर से कहीं पर भी इस टॉपिक में अब आप धोखा नहीं खाने वाले हैं। तो चलिए मित्रों, हम आगे बात करते हैं अपने टॉपिक पे, ज़्यादा समय खराब ना करते हुए। तो चलिए मित्र, देखते हैं जीन प्याजे का आज का फर्स्ट लेक्चर है, फिर कल होगा सेकंड। इसी प्रकार से पर डे आपको एक लेक्चर मिलते रहेंगे। चलिए गाइस, तो हम बात करते हैं जीन प्याजे पे। चलिए देखिए, तो सबसे पहली बात तो मैंने कहा प्याजे का सिद्धांत या प्याजे का सिद्धांत। तो सबसे पहली बात तो ये मालूम होनी चाहिए कि जीन प्याजे जो महोदय हैं, इन्होंने कौन थे, कहाँ के थे, कैसे काम प्रारंभ किया। तो सबसे पहली बात आप ये ध्यान रखें कि जो जीन प्याजे हैं ये हमारे कैसे हैं, स्विस मनोवैज्ञानिक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ के निवासी थे, मनोवैज्ञानिक, स्विस के निवासी थे। दूसरी बात कि इन्होंने मनोविज्ञान में कैसे प्रारंभ किया था। तो मैं आपको बताऊं कि प्रारंभ में इनका मनोविज्ञान से कोई वास्ता ही नहीं था। इनकी जो ट्रेनिंग हुई थी, प्रशिक्षण हुई थी, वो बॉटनी, जूलॉजी के क्षेत्र में, प्राणी विज्ञान के क्षेत्र में इनका विकास हुआ था, ट्रेनिंग ले रहे थे। इसी बीच में एक घटना इनके साथ घटित हुई। लगभग आप मान के चलें कि 1920 से लेकर 1923 तक का समय मान के चलें। इस समय एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम आप सभी ने सुना हुआ है, जिनका नाम है अल्फ्रेड बीने। और अल्फ्रेड बीने महोदय जो है वो इनकी लेबोरेटरी थी और इनके लैब में अल्फ्रेड बीने जी के द्वारा बुद्धि का परीक्षण किया जा रहा था। तो अल्फ्रेड बीने ने कौन सी, तो बुद्धि परीक्षण के ऊपर काम कर रहे थे और इसी बुद्धि परीक्षण में इनकी हेल्प कर रहे थे हमारे जीन प्याजे महोदय। तो ये बुद्धि पर कार्य करते करते ही उनको लगा कि क्यों ना बच्चों के मेमोरी के ऊपर काम करें, बच्चों के सीखने पे काम करें, और वहीं से उन्हें प्रेरणा मिली। और फिर अचानक इन्होंने 1922 और 23, 22 और 23 के आसपास इन्होंने बच्चों पे अध्ययन करके अपनी 5 पुस्तकें लगभग प्रकाशित की। और उस पर उन्होंने जो कहा वो विशेषकर जो जोर दिया किस पर, संज्ञानात्मक विकास पर। अब इसका मतलब यह है कि संज्ञानात्मक सीखने के जो फाउंडर हैं, मुख्य जो व्यक्ति हैं, वो कौन है, हमारे जीन प्याजे। तो इसलिए हम कहते हैं कि संज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक सीखने के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो किसने दिया है, जीन प्याजे महोदय। तो जीन प्याजे महोदय ने किस पे काम किया, संज्ञानात्मक विकास। तो चलिए मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि संज्ञान क्या है, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन पहले चीज को स्टार्ट करते हैं कि प्याजे ने अपने अध्ययन के आधार पर क्या कहा, देखते हैं। प्याजे के अनुसार बालकों में वास्तविकता के स्वरूप के बारे में चिंतन करने तथा उसे खोज करने की शक्ति न तो सिर्फ बालकों की परिपक्वता स्तर पर और न उनके सिर्फ अनुभवों पर निर्भर करती है, बल्कि इन दोनों की अंतःक्रिया द्वारा निर्धारित होती है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है। आप समझिए, इसका मतलब प्याजे ने कुछ अलग किया। प्याजे से पहले कई सारे ऐसे मनोवैज्ञानिक और शिक्षा शास्त्री आए जिन्होंने ये कहा कि बालक जो चिंतन करते हैं उसमें जो उनके चिंतन का जो विकास होता है वो किस पर होता है बालकों में, तो बालकों में चिंतन का जो विकास होता है वो उसके परिपक्वता या मैच्योरिटी लेवल पे होता है कि बालक मैच्योर होता जाएगा तो उसमें क्या होगा, चिंतन का विकास होगा। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने ये कहा।
आगे चलकर फिर कुछ और मनोवैज्ञानिक आए, उन्होंने ये कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, चिंतन जो है बालकों में विकास कैसे होता है, तो बालकों में जैसा एक्सपीरियंस होगा उसके आधार पर ही चिंतन का विकास होगा। बस इन दोनों पॉइंट को जीन पियाजे महोदय ने पकड़ा और उन्होंने क्या कहा कि ये जो चिंतन का विकास होता है वो ना तो सिर्फ मैच्योरिटी से होता है और ना ही सिर्फ अनुभवों से होता है। उन्होंने कहा कि जब बालकों की मैच्योरिटी लेवल भी बढ़ता है और बालकों का एक्सपीरियंस भी होता है और ये दोनों आपस में जब अंतःक्रिया करते हैं तब इसके कारण बालकों में किसका विकास होगा, तो उनके चिंतन की क्षमताओं का विकास होगा। तो यही कॉन्सेप्ट जो था इनका आगे चल के क्या कहलाया, संज्ञानात्मक विकास। क्योंकि चिंतन शब्द जो है वो किसका है, संज्ञान का। संज्ञान क्या होता है इस पर भी चर्चा करेंगे। तो संज्ञानात्मक विकास, पहली बात ध्यान रखिएगा कि इनके अनुसार बालकों के चिंतन स्तर का जो विकास होता है वो परिपक्वता मतलब मैच्योरिटी और दूसरा एक्सपीरियंस, इन दोनों के बीच जो अंतःक्रिया होती है उसी के आधार पर बालकों में चिंतन का निर्धारण होता है। आगे देखते हैं। स्पष्टता संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या में जीन पियाजे ने जो विचारधारा व्यक्त की वह कैसी है, अंतःक्रियावादी विचारधारा। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जा चुका है कि जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के संबंध में जो कॉन्सेप्ट है वो कौन सी विचारधारा है। तो अब ध्यान रखिएगा ये विचारधारा कैसी है, अंतःक्रियावादी विचारधारा। चलिए गाइस यहाँ से फिर पढ़ते हैं आगे की ओर। अब देखिए मैंने भी कहा था कि जीन पियाजे ने कई सारी पुस्तकें लिखी, बात को आगे बढ़ाएंगे। कुछ पुस्तकों के नाम भी बता रहा हूँ जो पेपर में कई बार पूछे गए। देखिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था बच्चों का नैतिक फैसला, द मोरल जजमेंट ऑफ द चाइल्ड। ये पुस्तक जीन पियाजे की है। फिर यहाँ पर साइंस ऑफ एजुकेशन एंड द साइकोलॉजी, ये पुस्तक भी किसने लिखी, जीन पियाजे ने। फिर एक बच्चे की भाषा और विचार, ये लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ द चाइल्ड, जीन पियाजे की पुस्तक है। बिहेवियर एंड इवोल्यूशन, व्यवहार और विकास, ये पुस्तक भी जीन पियाजे की। चेतना की समझ भी पुस्तक जीन पियाजे महोदय ने लिखी। बालकों में तर्क का विकास, अर्ली ग्रोथ ऑफ लॉजिक इन द चाइल्ड, बच्चों में तर्क के विकास के संबंध में जो पुस्तक लिखी है वो भी जीन पियाजे की है। और विचार की उत्पत्ति की संभावना, तो यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ द आइडिया ऑफ चेंज इन चिल्ड्रन, ये पुस्तकें किसकी है, जीन पियाजे की। पुस्तकें और भी बहुत सारी हैं मित्रों, लेकिन मैंने आपको अभी सिर्फ वो पुस्तकें बताई हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछी जा चुकी है। आगे फिर मैं और चर्चा करूंगा पुस्तकों की। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि जब जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया तो हमें ये तो मालूम हो कि संज्ञानात्मक सीखना है क्या। मुद्दे की बात तो ये है कि हमें मालूम होना चाहिए कि संज्ञानात्मक सीखना क्या है। तो चलिए आज बात करते हैं पहले संज्ञानात्मक सीखना की। संज्ञानात्मक सीखना वैसे सीखने को कहा जाता है जो प्राणी के संज्ञान पर आधारित होता है, जो किसके, प्राणी के संज्ञान पर आधारित होता है। अब संज्ञान क्या है, कॉग्निटिव तो कई लोग कहते हैं संज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक सीखना, लेकिन भाई ये तो मालूम हो कि संज्ञान है क्या। तो चलिए संज्ञान पे बात करते हैं कि संज्ञान से तात्पर्य क्या है, ज्ञानेंद्रिय। अब ये समझिएगा ज्ञानेंद्रिय मतलब सेंस ऑर्गन्स हमारे पास कितने हैं मित्रों, तो 5 हमारे पास सेंस ऑर्गन है। कौन सा, देखिए नाक, आंख, कान, त्वचा और जिह्वा। अब देखिए नाक, कोई भी उद्दीपक, उद्दीपक का मतलब क्या है कि हमारे इन 5 ज्ञानेंद्रियों को नाक, कान, आंख, त्वचा, जिह्वा, इन 5 ज्ञानेंद्रियों पर कोई भी वस्तु जो प्रभाव डालती है वो हमारा क्या है, जो प्रभाव डाल रही है वो उद्दीपक है और जिस पर प्रभाव पड़ रहा है वो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं। तो अब कैसे, आप किसी मार्केट में जा रहे हैं और वहां से परफ्यूम की खुशबू आ रही है तो वो नाक पे इफेक्ट डाल रही है। आप मार्केट में गए, आप मान लीजिए लड़के हैं, कोई लड़का एक मार्केट में जाता है और उसे अचानक बहुत सारी सुंदर सुंदर लड़कियां दिखाई देती हैं, तो निश्चित तौर से उसका प्रभाव किस पे पड़ेगा, उसके आंखों पे पड़ेगा। तो ये किस पे प्रभाव पड़ा, आंखों पर, ठीक है। इसी प्रकार से आप ये समझिए कि कुछ बच्चे बैठे हुए हैं और क्लास में ही एक व्यक्ति दूसरे की चुगली कर रहा है, तो दूसरे व्यक्ति ने सुन ली उसकी आवाज, तो वो किस पे प्रभाव पड़ा, कान पे प्रभाव पड़ा। त्वचा, ठंड आते ही आप लोग स्वेटर पहनते हैं, गर्मियां आते ही आप लोग स्वेटर त्याग देते हैं, पतले कपड़े पहनते हैं, वो त्वचा पे है।
खाने में आपको खट्टा है कि मीठा है, मैं अभी आपके मुंह में फिटकरी लगा दूं तो आप तुरंत थूकने लगेंगे। क्यों? ये भी एक क्या मिली आपको? ज्ञानेंद्रिय पे प्रभाव पड़ा। तो कहने की मतलब ये है कि हमारे संज्ञान का मतलब क्या होता है कि हमारी जो पांचों ज्ञानेंद्रिय हैं, इन ज्ञानेंद्रियों को पर्यावरण या वातावरण के बाद जो सूचना मिलती है और उस सूचना की जो हम प्रोसेस करते हैं, प्रोसेस मतलब ये भी मुद्दा है संसाधन। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपके मुंह में फिटकरी लगाया, आपको बहुत बुरा लगा, तो आपके ब्रेन में मैसेज गया कि यार ये बुरी चीज है, इसको कभी मत खाना, तो आप फिटकरी नहीं खाते। आपको किसी मित्र ने पहली बार जब आइसक्रीम खिलाई होगी, जब आपने पहली बार आइसक्रीम खाई होगी और आइसक्रीम खाने के बाद जीभ ने कहा कितना अच्छा स्वाद है, तो आपके मस्तिष्क में स्ट्रक्चर तैयार हो गया कि यार ये वस्तु अच्छी होती है। तो जीभ ने जो सूचना मिली थी जीभ के द्वारा ब्रेन को, उस ब्रेन में उस सूचना की इंफॉर्मेशन की क्या की गई? प्रोसेसिंग। और उसी प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संज्ञान। तो संज्ञान का मतलब ध्यान रखिएगा कि सीधे सीधे ज्ञानेंद्रियों को जो है पर्यावरण या वातावरण से जो सूचना मिलती है ज्ञानेंद्रियों को, उसकी जो प्रोसेसिंग करते हैं ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? संज्ञान। उम्मीद है याद रहेगा। इसमें क्या क्या होता है आप देखना मित्र, आप बहुत विशेष पॉइंट पर आ रहा हूं कि इसमें क्या होता है। तो संज्ञान में आपका परसेप्शन भी होता है, अवधान भी होता है, चिंतन भी होता है और स्मृति भी होता है। अब फिर समझते हैं यहाँ पर मैंने कहा चिंतन भी होता है, तो ये सब संज्ञान के अंदर सब शामिल हो गए। आपके परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण भी शामिल हो गया, आपका अटेंशन, अवधान भी शामिल हो गया, आपका थिंकिंग, चिंतन भी शामिल हो गया और आपका स्मृति। तो देखिए, इस टॉपिक को बढ़ाने से पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि अवधान क्या है, प्रत्यक्षण क्या है, चिंतन क्या है, स्मृति क्या है। तो देखिए साथियों, यहाँ पर अगर इन चीजों पे चर्चा करनी है तो थोड़ा सा एक दो पॉइंट पे हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं मित्रों। चलिए, सबसे पहले चलो प्रत्यक्षण की बात, 2 पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, 2 नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी साथियों। यहाँ पर चलो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले किसकी? अटेंशन की। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा। चलिए, तो मित्रों यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं किस पे? तो अटेंशन। चलिए देखते हैं अटेंशन का मतलब क्या है, समझिएगा। अटेंशन, पहली बात तो क्या है कि मैंने आपसे कहा था, सुनते रहिएगा, कि अटेंशन का मतलब जो है वो क्या है कि हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, कौन कौन सी ज्ञानेंद्रियां हैं? तो हमारी नाक है, आंख है, त्वचा है, जिह्वा है, ये अनेक प्रकार के उद्दीपकों द्वारा, उद्दीपक मतलब आप वर्ड समझिएगा, उद्दीपक मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस, तो ध्यान रखिएगा, स्टिमुलस या उद्दीपक एक ही बात है। उद्दीपक जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डाले, प्रभावित होती हैं, और जैसे ही प्रभाव पड़ता है तो हम सभी क्या है कि उस प्रभाव के प्रति कोई ना कोई अनुक्रिया करते हैं। लेकिन आप एक चीज बताओ कि जैसे मैंने भी कहा था कि आप मार्केट में जा रहे हैं, आप लड़के हैं और मान लो आप मार्केट में जा रहे हैं और आपको 10-12 लड़कियों का झुंड आता हुआ एक साथ दिखाई दिया, देखा आपने सब, तो आपने आंखों से देखा, प्रभाव किस पे पड़ा? आपके आंखों पर पड़ा। और मान लेते हैं कि उन 10-12 लड़कियों में एक आपकी बचपन की सहेली थी जिसको आप अच्छे से जानते थे, तो यहां पर आपका ध्यान 12 पे होगा प्रॉपर, कि जो आपकी फ्रेंड है उस पर ज्यादा ध्यान होगा। तो आप कहेंगे सर जो हमारी फ्रेंड है या जो मेरी गर्लफ्रेंड है उस पर मेरा ध्यान ज्यादा होगा। तो जैसे ही आपने उस पर ध्यान दिया तो क्या इतनी सारी लड़कियां दिखाई दी आपको, 12 लड़कियां, क्या सभी ने आप पे प्रभाव डाला या सभी पर आपने ध्यान दिया? नहीं दिया ना। तो जितने भी उद्दीपक होते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रिय पर प्रभाव डालते हैं, तो व्यक्ति हर उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया नहीं कर पाता। हम गिने चुने कुछ उद्दीपकों के प्रति अनुक्रिया करते हैं। या ऐसे समझे कि आप किसी शादी विवाह की पार्टी में खाना खाने गए, अब वहां पे कई सारे स्टॉल लगे होते हैं और हर स्टॉल पे आप खाने जाते हैं क्या? नहीं। जैसे आप देखो गर्ल्स हैं, गर्ल्स को गोलगप्पे बहुत पसंद है, तो वो सबसे पहले देखती है कि चलो अपन गोलगप्पे पीते हैं, गोलगप्पे के स्टॉल पे वो सबसे पहले पहुंचती है, जबकि स्टॉल तो बहुत सारे हैं। अगर किसी व्यक्ति को कॉफी का ज्यादा शौक है तो वो सबसे पहले कॉफी पे पहुंचता है, लेकिन वहां पर है तो बहुत सारे स्टॉल। आप हर स्टॉल के प्रति तो रिस्पॉन्स नहीं देते ना। 20 स्टॉल लगे हैं,
कई स्टॉल ऐसे हैं जिस पे मिठाई रखी है, कुछ पे नमकीन रखा है, कुछ पे खाने पीने के सामान बहुत है, लेकिन गिने चुने कुछ ही स्टॉल पर जाकर आप अपनी अनुक्रिया करते हैं। यही चीज है कि कोई भी उद्दीपक हम पे प्रभाव डाले हमारे ज्ञानेंद्रियों पे, तो हम हर उद्दीपक पर ध्यान नहीं देते हैं। गिने चुने कुछ उद्दीपकों के प्रति हम अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार कुछ उद्दीपकों को चुन लेते हैं और उसके प्रति ही हम अनुक्रिया करते हैं। आपको कॉफी पसंद था तो पूरे स्टॉल से आप कॉफी पे पहुंचे। आप गए मार्केट और कई सारी लड़कियां दिखाई दी, उसमें जो आपकी गर्लफ्रेंड या आपकी फ्रेंड थी उसके प्रति ही आपने रिस्पॉन्स दिया, उस पर ही आपने ध्यान दिया। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है मित्रों? ध्यान कहलाती है। मतलब ऐसे कई सारे उद्दीपक होते हैं जो हमारे ज्ञानेंद्रियों पर प्रभाव डालते हैं, लेकिन हम हर उद्दीपक पर प्रति अनुक्रिया नहीं करते। जिस उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं वही हमारा क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। मतलब सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो अवधान है वो कैसी है? तो एक चयनात्मक प्रक्रिया है। कैसी है? चयनात्मक प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, यहां से प्रश्न कई बार बन जाता है, चयनात्मक प्रक्रिया। अब चयनात्मक प्रक्रिया का मतलब क्या है? बहुत सारे उद्दीपक थे, बहुत सारी लड़कियां थी, उसमें से एक को चुना आपने जो आपकी गर्लफ्रेंड थी। खाने के स्टॉल में, शादी विवाह में बहुत सारे स्टॉल लगे थे, उसमें से आपने उस स्टॉल पर जाके खाने की पसंद किया कि आपकी जो आवश्यकता थी, जो आपकी इच्छा थी। यही होती है आपकी चयनात्मक प्रक्रिया। तो ध्यान रखिएगा, अवधान भी क्या है? अपने आप में एक चयनात्मक प्रक्रिया है। इसके बाद देखिए, जब अवधान की बात चली तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था मैटलिन। मैटलिन महोदय ने बहुत एक अच्छी बात कही थी कि मानसिक क्रिया की, ध्यान रखिएगा प्रश्न पेपर में आ चुका है, मानसिक क्रिया की एकाग्रता, मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही ध्यान है। तो मानसिक क्रिया की एकाग्रता ही ध्यान है। तो जो भी हमारी प्रोसेस है उस पर जब हम किसी एक चीज पर एकाग्र हो जाते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए कि अब ये जो एकाग्रता है, यहाँ पर अब चयनात्मक कहा मैंने प्रक्रिया, क्या कहा? चयनात्मक प्रक्रिया। अब समझना साथियों, चयनात्मक प्रक्रिया भी कई प्रकार की होती है। जैसे चयनात्मक प्रक्रिया पे बात करूं मैं, तो चलिए चयनात्मक प्रक्रिया अगर आपसे ही पूछ लिया जाए कि चयनात्मक प्रक्रिया के प्रकार, तो देखो चयनात्मक सबसे पहली बात कैसी है? एक मानसिक प्रक्रिया है। मानसिक प्रक्रिया हो ही गई। दूसरी बात क्या है कि इसमें क्या होता है? तो मानसिक प्रक्रिया है। दूसरा इसमें क्या होता है? शारीरिक अभियोजन। शारीरिक अभियोजन, ये वर्ड याद रखिएगा, शारीरिक अभियोजन भी किसमें होता है? अवधान में। अब शारीरिक अभियोजन मतलब शरीर के माध्यम से हम जो अपने आप को एडजस्ट करते हैं, वो उसकी बात करो। तो ये अभियोजन कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो देखो, एक हो सकता है ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन। एक किसमें हो सकता है? ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन। ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन, ज्ञानेंद्रियों में अभियोजन हो गया एक। दूसरा पॉइंट होता है साथियों मेरे किसमें? तो ज्ञानेंद्रियों के साथ शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा, शारीरिक मुद्रा में अभियोजन हो सकता है। और तीसरा पॉइंट जो होता है वो मांसपेशियों में, मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन, मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन। जरा इस पॉइंट को समझिएगा, मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन। इसका मतलब जैसे आप समझिए कि एक बच्चा है, वो क्लासरूम में बैठा हुआ है और अध्यापक महोदय उसे पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं मान लो मैं ही क्लास ले रहा हूं, आप मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मेरी वीडियो देखते समय किसमें परिवर्तन कह रहा हूं मैं? कि अभियोजन करते हैं किसमें? ज्ञानेंद्रियों में। जैसे आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आंखों को एक टक लगा के देख रहे हैं, लेकिन आप सोचिए मेरी वीडियो देखते समय एकदम से बीच में ऐड आया तो आपका ध्यान उससे हटता है, आंखें हटती हैं, मतलब ज्ञानेंद्रियां हटी। फिर जैसे ही ऐड खत्म हुआ, आपने स्किप का बटन दबाया, फिर से आपकी आंख मेरी वीडियो पे आ गई। इसका मतलब क्या है कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों को मैनिपुलेट कर रहे हैं ना, अभियोजित कर रहे हैं। तो ये चयनात्मक प्रक्रिया पहली बात किसमें होती है? अवधान में। मतलब हम सीखने के लिए, किसी चीज पर ध्यान देने के लिए हमें अपने ज्ञानेंद्रियों का पूरा उपयोग करना पड़ता है। तो बच्चा अगर क्लास में पढ़ रहा है तो अध्यापक महोदय यदि पढ़ा रहे हैं तो वो ऐसे आंख करके ऐसे देखता रहता है और सुनता रहता है उनकी पूरी बातों को। तो देख रहा है, बोर्ड पे लिख रहे हैं तो देख भी रहा है और सुन भी रहा है, तो वो क्या हो गया? ज्ञानेंद्रियों का हो गया।
दूसरी बात, बैठे बैठे बच्चा ऐसे हाथ करके बैठा है, तो बताओ ऐसे हाथ करके बैठा है वो, तो इसकी शारीरिक मुद्रा ऐसे भी होगा। कोई बच्चा ऐसे बैठा रहता है, कोई बच्चा ऐसे बैठा रहता है, कोई बच्चा टिक के बैठा रहता है, कोई बच्चा ऐसा होता है कि उसके बगल में अगर उसकी गर्लफ्रेंड या दोस्त बैठा हुआ है खास, तो उसे कंधे पे सर रख के ऐसे टिका के आराम से मजे ले लेके पूरा आनंद ले रहा होता है क्लासरूम का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये उसने अपने ज्ञानेंद्रिय को बोर्ड पे लगा रखा है, सर की आवाज पे अपने ज्ञानेंद्रिय कान को लगा रखा है, लेकिन अपनी शारीरिक मुद्रा में भी तो वो मैनिपुलेट कर रहा है ना, तो वो हो गया उसकी शारीरिक मुद्रा। फिर मांसपेशियों में तनाव, मांसपेशियों में तनाव कैसे होता है? तो सीधी सी बात है मित्रों कि हम जब कोई भी मैनिपुलेट करते हैं, जैसे मान लो आप टाइपराइटिंग सीख रहे हो, टाइपराइटर चलाना सीख रहे हो, तो टाइपराइटर या कंप्यूटर के कीवर्ड को चलाना कब सीखोगे मेरे बच्चों? जब उंगलियां सही टाइम पर कैलकुलेट करेंगी। आप देख लीजिएगा जो म्यूजिशियन होते हैं, गिटार बजाते हैं, वो उंगलियों कैसे करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं ना, ध्यान देते हैं तारों पर, तब वो किसी इंस्ट्रूमेंट को बजा पाते हैं। कंप्यूटर पे टाइप करने वाले व्यक्ति अपने उंगलियों पे कंट्रोल करते हैं, तभी तो वो टाइप कर पाते हैं। तो इसका मतलब ध्यान में चयनात्मक प्रक्रिया है और इसमें शारीरिक अभियोजन भी होता है, और शारीरिक अभियोजन में ज्ञानेंद्रियों में ध्यान रखना पड़ता है अभियोजन, शारीरिक मुद्रा में अभियोजन, और मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ध्यान रखिएगा ज्ञानेंद्रियों में परिवर्तन, शारीरिक मुद्रा में परिवर्तन और मांसपेशियों के तनाव में परिवर्तन। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा साथियों। तो एक तो अवधान की बात बता दी मैंने आपको। चलिए, अवधान हुआ यहां से, अब यहां पर बात कर लेते हैं अगले और पॉइंट। ठीक है, तो यहां पर देखिए, एक तो ये बात हो गई हमारी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं दूसरे पॉइंट पर। किस पर बात कर लेते हैं? चिंतन। चिंतन क्या है? तो चलिए साथियों, यहाँ पर जो मैंने लिखा है इसको थोड़ा सा इरेज कर रहा हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखिए, इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं। चलिए फिर यहाँ से अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे किस पे डिस्कशन करना चाह रहा हूँ? चिंतन, क्योंकि हमारा क्या है, संज्ञानात्मक विकास, और संज्ञानात्मक में महत्वपूर्ण खेल जो है वो किसका है? चिंतन का है। और इसी पे बात की थी जीन प्याजे ने, इन्होंने कहा था कि बालकों में जो चिंतन का विकास होता है उसके मैच्योरिटी और उसके एक्सपीरियंस दोनों की अंतःक्रिया का जो परिणाम है वही क्या है? बालकों में चिंतन का विकास। तो चिंतन है क्या? मुद्दे की बात यह है कि देखो, जो भी व्यक्ति है, मैं मुझे कहां से? एक इन्वायरमेंट, वातावरण से मुझे कुछ सूचना मिली, और उस सूचना को मैंने क्या किया? मानसिक जोड़ दो, मतलब उस सूचना को मैंने अपने आप मैनिपुलेट किया। जैसे अभी आप बैठे हो इस कैमरे के आगे, इस मोबाइल के आगे बैठे हो, और आप जो मेरी बात सुन रहे हो वो आपके पास एक सूचना पहुंच रही है। अब उस सूचना को आप अपने मेमोरी में कुछ मैनिपुलेट तो करोगे, कुछ चेंज तो करोगे, कैसे जोड़ तोड़ करोगे? तो ये जो प्रक्रिया है, ये प्रक्रिया ही क्या होती है? आपकी चिंतन होती है। मतलब सीधे सीधे मिलने वाली सूचनाओं की जो आप प्रोसेसिंग कर रहे हैं वो क्या कहलाएगी? आपकी चिंतन कहलाएगी। अब सूचना होती क्यों है ये समझना। तो देखिए, जो ये चिंतन है ना, पहली बात तो ध्यान रखिएगा कि ये है मध्यस्थ प्रक्रिया। कैसी है? मध्यस्थ प्रक्रिया। पहली बात, ये प्रश्न भी कई बार पूछ लिया जाता है, मध्यस्थ प्रक्रिया है। तो मध्यस्थ प्रक्रिया मतलब वो बीच का कौवा होता है ना, ऐसे ही है बीच का मध्यस्थ प्रक्रिया। लेकिन ये मध्यस्थ प्रक्रिया है किसका? ये भी समझिए, मध्यस्थ प्रक्रिया होता है ये सीधे सीधे। चिंतन कब प्रारंभ होगा? जब आपके जीवन में क्या आएगी? समस्या आएगी, और फिर चिंतन प्रारंभ होगा, और उस समस्या का फिर आप क्या करेंगे? समाधान। तो समस्या किससे आती है मित्रों? ये भी रखिएगा, समस्या किससे आती है? किसी उद्दीपक से। उद्दीपक जो आपके ज्ञानेंद्रियों में प्रभाव डाल रहा है वो हुआ आपका उद्दीपक। तो उद्दीपक के कारण मान लेते हैं कोई समस्या आ गई। जैसे मान लो आपको कहीं जाने का मन नहीं है, आप चाह रहे हैं कि घर पे आज तो सो जाऊं मैं, लेकिन जबरदस्ती कोई आप व्यक्ति आपको जबरदस्ती कहीं भेजना चाह रहा है, तो उनकी जो कही हुई बात है वो आपके कानों में गई, तो वो क्या है? कान ज्ञानेंद्रिय हो गई। उनकी कही हुई बात जो है आपके ज्ञानेंद्रिय पे प्रभाव डाल रही है, वो बात ने ज्ञानेंद्रिय पे प्रभाव डाला, इसलिए उनके द्वारा कही गई बात क्या है? उद्दीपक है, वो हो गई उद्दीपक। ठीक है, अब आपको जाना है या नहीं जाना है, गए या नहीं गए, तो वो आपकी जो समस्या है उसका समाधान। आपने कहा कि जाना नहीं है, आपने कुछ बहाने बनाए, आपने कहा क्या करूं मैं आपने, तो आपने कहा कि कुछ ऐसा कहो कि मुझे ये कहते ठीक है तू मत जा।
आपने कह दी नहीं यार मेरे तो तबीयत खराब है, आज मैं बहुत बीमार था, सुबह से 3-4 उल्टी हो गई, अब मैं जाने की स्थिति में ही नहीं हूँ, तो ऐसी स्थिति में आदमी आपको कहीं भेजेगा नहीं भेजेगा। तो ये जो आपने उससे झूठ बोला और ये जो आपने झूठ बोला, ये झूठ क्या है? यही तो है चिंतन, और आपका समाधान हो गया और आपको वहां पर जाना नहीं पड़ा। तो समस्या और समाधान, तो समाधान क्या हो गई? आपकी अनुक्रिया। तो सीधे सीधे आप ये भी कह सकते हैं कि उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच की प्रक्रिया जो है वही क्या है? चिंतन है। और ये भी सही है कि समस्या और समाधान के बीच की जो प्रक्रिया है वो भी चिंतन है। आप ये समझ लीजिए, दूसरे तरीके से समझिए कैसे है चिंतन। मान लो मेरे बच्चों, आप हो और आपके पास, अगर आप लड़के हो तो आपके पास आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है, या आप लड़की हो तो बॉयफ्रेंड आपके साथ, मान लेते हैं कोई भी हो, चलिए लड़के की बात कर लेते हैं कि लड़का है और उसकी गर्लफ्रेंड भी है। एक दिन गर्लफ्रेंड का फोन आया, हेलो जानू, तो आपने कहा हाय। तो वहां पे लड़की ने पूछा जानू क्या कर रहे हो आप? तो भाई यहाँ पर जानू महोदय ने कहा कुछ नहीं, पढ़ना। तो उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि यार मुझे है ना आज मूवी देखने जाना है, तुम चलोगे? तो लड़के ने कहा नहीं यार मेरा पेपर है, मैं तो आज नहीं जा पाऊंगा, तुम अकेले ही चली जाओ। तो लड़की अपने सहेलियों को जोड़ के और उसकी गर्लफ्रेंड थी वो मूवी देखने गई, और जैसे ही मूवी देखने गई तो वो देखती है कि उसकी सीट की अगले सीट पर आप दूसरी लड़की के साथ बैठे हुए। अब बताओ क्या स्थिति बनेगी? अब जैसे ही उसने अपनी आंखों से देखा आपको दूसरी लड़की के साथ, तो उसका बीपी बढ़ गया। अब ऐसे स्थिति में ये देखा उसने, तो इसकी समस्या हो गई कि इस लड़की को कैसे भगाऊं, या फिर वो आपको भगाए। दो ही बात होगी, या तो वो लड़के को भगा लेगी कि अब तो मेरे जीवन में मत आना, ये लड़की को ठोक पीट के भगाएगी, तो वो उसका समाधान होगा। लेकिन वो कैसे करे? तो उस प्रोसेस के लिए वो जो दिमाग लगाएगी पूरा, वो जो पूरी प्रक्रिया है कि उस लड़की को कैसे भगाए या आपको अपने जीवन से कैसे भगाए, ये जो पूरी प्रक्रिया है ना, यही प्रक्रिया क्या है? चिंतन है। तो ध्यान रखिएगा, ये चिंतन का विकास जीन पियाजे ने क्या कहा था कि मैच्योरिटी और जो आपके एक्सपीरियंस होते हैं उनके बीच की अंतःक्रिया का ही परिणाम होता है। तो चलिए मित्रों, यहाँ पर दो पे पॉइंट मैंने बात करी, अवधान और चिंतन पे, कोई बहुत लंबी हो जाती है बातें, तो यहाँ पर मैं बाकी आप बिलीव रखिए, मैं अवधान के ऊपर, चिंतन के ऊपर, स्मृति के ऊपर और प्रोटेक्शन के ऊपर सेपरेट कई सारी वीडियो बना के आपको प्रेजेंट कर दूंगा। फिलहाल आप चिंतन समझ गए, अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं। प्रोटेक्शन क्या होता है? तो किसी चीज को देखने का आपका नजरिया। आप मुझे देख रहे हैं, आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि यार ये मास्टर तो बड़ा उल्लू है, कि कैसे फालतू फालतू चीजें पढ़ा, किसी का नजरिया ये होगा। और कोई ये कह रहा होगा जो वास्तव में अध्ययन कर रहा होगा, कोई कहेगा कि यार ये सब हमने कई सारी वीडियोस देखी, लेकिन ऐसी बारीकी से इन बारीक बारीक चीजों को हमें किसी ने नहीं बताया, तो फिर उसका नजरिया मेरे प्रति अच्छा होगा। तो यहाँ पर आप किस चीज को, मेरे इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं, वो क्या है? आपका परसेप्शन है, आपका तरीका है। फिर आपने जो देखा, जो सीखा वीडियो से, उसको अपने मेमोरी में जो स्टोर किया, वही क्या है? आपकी स्मृति है। स्मृति भी कई प्रकार की होती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सेंसर मेमोरी, इस पे भी मैं डिटेल में आपसे चर्चा कर लूंगा साथ। चलिए अब बढ़ते हैं यहाँ से आगे। तो संज्ञानात्मक प्रक्रिया मतलब समझ गए उसमें क्या क्या शामिल होता है? परसेप्शन भी होगा, अटेंशन भी होगा, चिंतन भी होगा और स्मृति भी होगा। अब संज्ञानात्मक प्रक्रिया में कम से कम कितने कदम होते हैं? 6 स्टेप शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं मित्रों 6 स्टेप। सबसे पहले सूचनाओं का चयन करते हैं, फिर चयनित सूचनाओं में यथासंभव हेर फेर या परिवर्तन करना, कि जो हमें सूचना मिली है उसमें मैनिपुलेशन करना, ऐसी सूचनाओं के बीच आपस में साचर मतलब एसोसिएशन जोड़ना, संबंध जोड़ना, इन सूचनाओं पर गंभीर रूप से चिंतन कर उसे एक्सप्लेन करना, फिर ऐसी सूचनाओं को स्मृति में संचित रखना और जो संचित किया उसे पुनः प्राप्त करना। इसको समझिए, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, लेक्चर दे रहा हूं, तो ये मेरे द्वारा दी गई आपको क्या है मित्रों? कई सारी सूचनाएं हैं। इसमें से जो सूचना आपके काम की होगी उस सूचना का आप चयन करेंगे, फिर उसमें अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा फेरबदल करेंगे, फिर मेरे द्वारा दी गई कई सूचनाओं में आपकी पहले की जो सूचना है उसमें क्या करेंगे? आप एसोसिएशन, कॉम्बिनेशन करेंगे। कॉम्बिनेशन करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? उस पर चिंतन करेंगे।
और चिंतन करने के बाद फिर उसे आप अपने सेंसर मेमोरी, अभी जो आप देख रहे हैं वो सेंसर मेमोरी, फिर उससे जाएगा LTM लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और शॉर्ट टर्म मेमोरी या लघुकालीन स्मृति के बाद फिर आपकी सूचना जब आप खूब सारा संचित करेंगे तो मेमोरी में, लॉन्ग टर्म मेमोरी में आप उसको स्टोर कर लेंगे। और जैसे आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर अगर मेरे पढ़ाए हुए यहाँ से कोई क्वेश्चन आता है और आपने उसे स्टोर कर रखा है तो उसे फिर आप क्या करेंगे, रिकॉल करेंगे, पुनः प्राप्त करेंगे। तो ये होते हैं संज्ञानात्मक सीखना के 6 स्टेप होते हैं मेरे मित्र। चलिए अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संज्ञानात्मक सीखना के कई सारे प्रारूप होते हैं, जिसमें से 3 प्रमुख हैं। प्रारूप मतलब टाइप। पहला है अव्यक्त सीखना, दूसरा है सूझ द्वारा सीखना और तीसरा प्रेषणात्मक। यहाँ से भी मित्रों, मेरे साथियों, कई बार प्रश्न बना है, थोड़ा सा इसको भी देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से प्रश्न घुमाएंगे। आप ध्यान रखिएगा, प्रश्न जो आते हैं वो ऐसे आते हैं क्योंकि बाल विकास में अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो आप समझिए कि आपको रटने से काम नहीं होगा, अपने इस मेमोरी को डेवलप करना पड़ेगा, मतलब आपको चिंतन प्रारंभ करना पड़ेगा। क्योंकि प्रश्न जो है वो बाल विकास का हो, चाहे जीन पियाजे का हो, चाहे फ्राइड का हो, कोहलर का हो, सब आपस में मिक्स होते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट को समझ लो अच्छे से, क्योंकि खेल सिर्फ होता है कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में चला गया ना साथियों, तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इसलिए छोटी सी बात मैं बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अव्यक्त सीखना ये जिसे बोलते हैं आप क्या, लेटेंट लर्निंग, दूसरा होता है सूझ द्वारा सीखना और तीसरा होता है प्रेषणात्मक सीखना। अब यहाँ पर अव्यक्त सीखना की बात कर लेते हैं। चलिए साथियों देखिए, अव्यक्त सीखना की बात करते हैं तो यहाँ पर मेरे मित्रों लेटेंट लर्निंग एक, दूसरा है सूझ द्वारा सीखना और तीसरा है ये अव्यक्त सीखना। का मतलब समझो, आप सभी इतने समझदार हैं कि आप सभी ने टॉलमैन पढ़ रखा है टॉलमैन, ठीक है, टॉलमैन पढ़ रखा है आपने। अब टॉलमैन ने क्या किया था ये समझिएगा, ये टॉलमैन की बात छोड़ो, ये मैं दूसरी वीडियो में ऑनलाइन बता ही दूंगा आपको। एक बात समझिए, आप किसी मोहल्ले में जाते हैं, किसी मोहल्ले में जाते हैं, वहां पे आपके दोस्त भी रहते हैं, आप धीरे धीरे किसी एक कॉलोनी में कई बार जा चुके हैं, उसका पूरा रास्ता आपको मालूम है, या आप अपने शहर में बैठे हैं, इस शहर में जिस शहर में बैठे हों उस शहर के हो सकता है हर कोने कोने की आपको जानकारी हो, बिल्कुल जानकारी हो, लेकिन जो आपकी जानकारी है वो क्या अभिव्यक्त होती है? कभी नहीं होती। लेकिन किसी दिन अगर पता पड़े कि आपका कोई काम है तो वो काम आपका कहाँ होगा, आप सीधे सीधे पूरे शहर में से सीधे सीधे आप उसी स्थान पे जाओगे। जैसे आपको मालूम है कि आप घर में हैं और आपको खाना बना के डेली आपको डाइनिंग टेबल पे मिलता है, आप डेली खाना घर पे बैठ के ही खाते हैं और आप किचन से कभी लेते नहीं हैं, हमेशा आपको डाइनिंग टेबल पे मिलता है, लेकिन आपको पूरी जानकारी है कि खाना बनता कैसे है, क्या है। कभी मान लो खुदा ना खास्ता कि आप सीख चुके हो कि खाना कैसे बनता है और कहाँ पे रखा होता है, किस डिब्बे में रखा होता है और कैसे लेके खाना है, लेकिन आपने खाया कभी नहीं है खुद लेके। लेकिन खुदा ना खास्ता कभी ऐसा मौका मिला कि आप घर में अकेले फंस गए, तो बताओ अकेले स्थिति में फिर आप कुछ खुद ही बनाते हो, पहली बार बनाते हो। तो पहली बार बना रहे हो इसका मतलब आपको बनाना तो आता है ना, बनाना तो आता है, लेकिन आपने बनाया नहीं था कभी। तो अव्यक्त सीखना वही होता है कि सीख तो व्यक्ति पहले ही चुका होता है, सीख तो वो पहले ही जाता है, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति नहीं होती है। जब समय आता है तब उसकी क्या होती है, अभिव्यक्ति होती है। जैसे आप समझो, बाल विकास में क्वेश्चन सॉल्व करना आपको आता है, आपको टॉलमैन के बारे में, सबके बारे में मालूम है, जीन पियाजे सब मालूम है, लेकिन इसका अभिव्यक्त करते हो क्या? आप कहीं किसी दोस्त को बताते हो, घर पे चर्चा करते हो कि ये टॉलमैन ने ऐसा कहा था, जीन पियाजे ने ऐसा कहा था, कभी चर्चा करते हो? नहीं, लेकिन आप सीख चुके हो। और जैसे ही आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना तो आपका सीखा हुआ एकदम से आपके सामने आएगा और आप क्वेश्चन सही करके आओगे। तो ये होता है आपका अव्यक्त सीखना, लेटेंट लर्निंग। ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई प्रश्न बन जाए कि बालक के द्वारा सीखे गए किसी कार्य को किसी विशेष परिस्थिति में ही बालक के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है, तो वह किस प्रकार का सीखना कहलाता है।
समझ गए? तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? अव्यक्त सीखना। दूसरा देखते हैं सूझ द्वारा सीखना। सूझ द्वारा सीखना क्या है? तो सूझ द्वारा मित्रों सीखना ये है कि जैसे कि आपने कूलर पढ़ा हुआ है, आप मान लो कई बार कोई काम कर रहे हैं, काम करते करते एकदम से हम थक जाते हैं और हमसे वो काम होता नहीं, फिर आप चुपचाप बैठ गए, घूम घाम के अचानक आप दोबारा कुछ काम करने बैठे और तुरंत हो गया, तो वो क्या हो गया? ऐसा सीखना क्या कहलाता है? सूझ के द्वारा सीखना। जैसे मैं बताऊं कि मैं जब जॉब में, कई बार ऐसा हुआ मेरे साथ, या घर पे ही होता है, सब जगह होता है कि कई बार हम कोई काम कर रहे हैं, मैथ का क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं और सॉल्व करते करते दिमाग थक गया, कोई नया क्वेश्चन आया, वो आपसे बन नहीं रहा, आप थक गए, आपने उसे छोड़ दिया कि भाड़ में जाने दो, लेकिन 2-3 घंटे बाद दोबारा बुक उठा के उसको सॉल्व किया तो फट सॉल्व हो गया, तो वो तरीका आप अपने आप सीख गए। तो वो कैसा सीखना होता है? सूझ के द्वारा सीखना, जिसे बोलते हैं इनसाइड लर्निंग, और इस पर काम किया था कूलर और कोफका ने, वहां मैं इसको और बहुत एक्सप्लेन कर दूंगा। तीसरा होता है प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरण सीखना। प्रेक्षणात्मक सीखना या अनुकरण क्या होता है कि हमारे सामने इस पर अल्बर्ट बेंडूरा ने काम किया है, अनुकरण सीखने पे या प्रेक्षणात्मक सीखने पे महत्वपूर्ण काम किया है किसने? अल्बर्ट बेंडूरा ने। तो ये क्या होता है? किसी को देखकर उसके जैसा काम करना सीखते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुकरण सीखना। जैसे आप याद करो कि जब मूवी आई थी गजनी पे आमिर खान महोदय ने अपने बाल जैसे रखे थे, बाद में लोगों ने देखकर उसी प्रकार से अपने बाल रखना चालू किए, तो वो क्या हो गया? अनुकरण सीखना। तो इसी प्रकार से आप समझिए कि ये अनुकरण सीखना क्या होता है? किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर उसका अनुकरण करके जो हम सीखते हैं, वही क्या कहलाता है? अनुकरण सीखना। तो साथियों, इतना क्लियर है कि आपको पूरा पॉइंट क्लियर हो गया है। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि जीन पियाजे, वीडियो काफी लंबी हो रही है मित्रों, जीन पियाजे का मैं एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। लगभग इसी प्रकार से आपको 7 से 8 से 10 से 15 तक वीडियो मिल जाएगी जीन पियाजे के बारे में, कि एक बार आपने पढ़ लिया तो फिर आपको कहीं इस टॉपिक पे दिक्कत आना ही नहीं है। और मित्रों, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके मुझे सूचित कर देना, तो मैं उसे किसी न किसी तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा साथियों। और यहाँ पर मैं ऑनलाइन भी आता हूँ, तो ऑनलाइन भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 8:30 बजे से मैं ऑनलाइन भी रहता हूँ, तो वहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। और मेरे वो सभी मित्र जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन भी दबा देना साथियों, जिससे कि वीडियो जो मैं डालूं इस तरीके से उसके नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो साथियों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर कमेंट्स बॉक्स में कुछ कमेंट्स कीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का जीवन सफल हो, आप सभी अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, यही ईश्वर से कामना है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट साथियों।